मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एस्केप न करें, बीच में इसको अधूरा ना बंद करें या छोड़ें। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, नए कानूनी जानकारियां इस चैनल पर ला रहा हूं। यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों, साथियों को लाइक शेयर अवश्य करें। PMLA 2002 का जो कानून है ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कहलाता है और इसमें पहले 3-4 बार इस एक्ट में चेंज हो चुके हैं। अभी वर्तमान में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत में लागू है और ये एक क्रिमिनल लॉ है। प्रॉपर्टी का हिसाब आपको बताना होगा, किस तरह प्रॉपर्टी आई। जनरली क्या होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए लोग उसको प्रयोग करते हैं और ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियां इसमें कार्रवाई करती है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन होते हैं, इसमें फेमा और PMLA फॉरेंसिक मनी रेगुलेशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब मनी का कोई हिसाब किताब स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, हिसाब उनके पास नहीं होता है, बड़े बड़े लेवल के लोग जैसे लीडर्स हैं, कई पार्टीज के बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब फॉरेन एक्सचेंज मनी रेगुलेशन के तहत उसमें कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाती है। इसमें टोटल इस अधिनियम में 75 धाराएं हैं, सेक्शन हैं और इसमें टोटल 10 चैप्टर्स। चैप्टर 1 जो है उसमें सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है, जो डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित किया गया है। चैप्टर 2 में ऑफेंसेस के बारे में ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कौन कौन से हैं। चैप्टर 3 में पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग बताया गया है। कुछ केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों के लिए 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा, अलग अलग प्रावधान है। इसमें ईडी को प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का भी अधिकार है, अर्थात जब्त कर सकती है। आपने यदि गलत कुछ नहीं किया है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा कमाने से ज़्यादा उसका हिसाब अपने पास रखना होगा जो आप समय आने पर एक्सप्लेन कर सकें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बल्कि कानूनी प्रावधानों को बता रहा हूँ। चैप्टर के अंदर इसमें एनफोर्समेंट की जो एजेंसी काम करती है उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनेक्टमेंट इस एक्ट का कैसे हुआ है, एडजुडिकेशन कैसे हुआ, कार्रवाई कैसे होगी, कैसे जब्ती की जाएगी। इसमें सामान्यतः CRPC के प्रावधान लगते हैं, लेकिन जहां स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्लियर कट कोई प्रावधान है, वहां CRPC के प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होते। दूसरा, इसमें ऑब्लिगेशन के बारे में बैंकिंग आदि को भी ऑब्लिगेशन में बताया गया, उनका भी ध्यान उनको रखना होगा। कितने अमाउंट के बाद बैंक पर ये सब जैसे पेन नंबर लेना होगा, हिसाब लेना होगा, कहाँ से आया क्या है। सेक्शन 11 से 15 तक इसमें बैंकिंग के बैंकर्स जो हैं और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन हैं उन पर भी जिम्मेवारी सौंपी गई है इस अधिनियम के तहत। चैप्टर 4 और 5 में समन्स जब्त जारी केस के विरुद्ध होगा, कब होगा, कैसे पूछताछ होगी, जब्ती कैसे की जाएगी, इसका अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है। सेक्शन 26 में उसमें प्रावधान है। उसके बाद आप हाईकोर्ट जा सकते हैं और इसमें 45 दिन, 60 दिन आदि के भी प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप भारत के सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में है, उसमें SLP को ले जा सकते हैं स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत। स्पेशल इसकी कोर्ट्स होती हैं। ट्रायल कोर्ट PMLA कहलाती है। धारा 43 से धारा 47 में अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट आदि बताए गए हैं। चैप्टर 8 जो है 62 से 67 तक है। अच्छे लोगों को इसमें अगर उनका अनअकाउंटेड मनी या ब्लैक मनी है जिसको वाइट करने का प्रयास किया गया है, उनका जब कोई केस बनता है, उनके यहाँ छापा रेट डलती है ईडी की, पसीने छूट जाते हैं। ईडी के पावर्स कहाँ से आते हैं, कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई गई और इसमें कुछ चीज़ें मैं महत्वपूर्ण अब आपको बताता हूँ इस अधिनियम के बारे में। PMLA जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये क्या होता है?
भ्रष्ट तरीके से, करप्शन से जो धन जुटाया जाता है और इलीगली जो पैसा कमाया जाता है, अनअकाउंटेड होता है, सरकारी रिकॉर्ड में ये पैसे को नहीं दिखाया गया, टैक्स नहीं पटाया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, किसी भी तरह से ब्लैक मनी को वाइट करने का जब प्रयास किया जाता है और ईडी को इसकी कहीं से जानकारी मिलती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग देश की इकोनॉमी के लिए चूंकि एक बहुत बड़ा खतरा है, इससे आतंकवाद पनपा है और पैसा ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी कई बार जाते देखा गया है। इसका उद्देश्य यही है कि कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो अनअकाउंटेड मनी है, भ्रष्ट तरीके से कमाई है, जिसका दुरुपयोग एक नंबर को करने में किया गया है धन में, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इसका मुख्य उद्देश्य है। इस एक्ट को डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के तहत ईडी इसमें कार्रवाई करती है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन होती है, जैसा मैंने बताया। अभी वर्तमान में हाल ही में 241 पिटीशंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगी थी, जिनको डिस्पोज ऑफ करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और अधिक पावरफुल बनाया गया है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फीमा आदि, ये सब काफ़ी पावरफुल हो गए। नो नीड टू प्रोवाइड एनफोर्समेंट केसेज इन्फॉर्मेशन, इसमें ईसीआईआर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ईसीआईआर है, एनफोर्समेंट केसेज इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो बनाई जाती है, उसकी तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती है। केवल अरेस्ट करने का उसमें ग्राउंड उनको बताना आवश्यक होगा। ईसीआईआर सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है। हर वो व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता है और ये नहीं बता पाता है कि सही पैसा उसने कमाया है, भ्रष्ट तरीके से नहीं कमाया है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे आपने 1 करोड़ रुपए जमा किए, वो पैसा हवाला के द्वारा विदेशों में भेजा गया, अलग अलग बैंकों में वो जमा किया गया, बाद में उसी पैसे को एनजीओ के द्वारा आपने प्राप्त किया। सिर्फ उस व्यक्ति पर आरोप लगेगा जो व्यक्ति किसी गतिविधि में इन्वॉल्व है। पहले ऐसी स्थिति थी। अनटेंटेड जो प्रॉपर्टी है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और शब्द को पढ़ना होगा प्रोसेस में, अगर वो इन्वॉल्व है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर करेगा। अटैचमेंट प्रॉपर्टी होगी और इसमें शक के बिना पर भी वो प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है उसको अटैच किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा ये है कि ऑफिसर्स के पास ये अगर सूचना मिलती है और वो ईसीआईआर के अंतर्गत एफआईआर से जो भिन्न है, उससे एफआईआर से इसे इक्वेट नहीं किया जा सकता है, तो वो उसमें रेट डाल सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का जहां तक सवाल है, जनरली क्रिमिनल केसेस में ये प्रिंसिपल रहता है, बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इस केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, अर्थात अभियोजन पर अपना मामला सिद्ध करने का भार रहता है। जबकि इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो पीएमएलए कोर्ट में केसेस चलते हैं, इसमें बिल्कुल उल्टा है और बर्डन ऑफ प्रूफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो उद्देश्य है वो यूँ रखा गया है और रीजनेबल इसका कि वो एक्यूज्ड स्वयं ये एक्सप्लेन करेगा कि वो पैसा कहाँ से आया, अनअकाउंटेड है नहीं है। जब यदि वो सिद्ध करता है, स्टेटमेंट का भी उसके विरुद्ध जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा लिए गए सम्मन करके जो बुलाया गया था, ईडी का कोई भी स्टेटमेंट उसके विरुद्ध, एक्यूज के विरुद्ध इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एविडेंस का पार्ट होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन के पहले, अनुसंधान के पहले जो भी स्टेटमेंट ईडी को एक्यूज के द्वारा दिए गए अरेस्ट से पहले, वो सब साक्ष्य में पढ़े जा सकते हैं। यदि व्यक्ति को, अभियुक्त को इस अधिनियम के अंतर्गत कोई बेल लेनी है, जमानत लेनी है, तो सबसे पहले से ये प्रूव करना होगा कि उसने पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा ये कि दोबारा ऐसा कोई भी अपराध भविष्य में घटित नहीं करेगा, तभी उसकी जमानत पर इसमें विचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में दिए गए वर्डिक्ट, जिसमें करीब 241 पिटीशंस लगी थी, उनको खारिज करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। पैसा कहाँ से आया उसका हिसाब किताब रखना होगा। ये नहीं कहा जा सकता पैसा कमाने से ज़्यादा उसका हिसाब रखना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। सरकारी जो भी रिटर्न है, इनकम टैक्स है, वो आपको पे करने पड़ेंगे, उसको अनअकाउंटेड मनी नहीं होना चाहिए, एक्सप्लेन करना होगा गवर्नमेंट को। तो ये अधिनियम वर्तमान में काफ़ी प्रभावशाली हुआ है और इसमें कई भ्रष्ट नेता, बड़े अधिकारी, इंडस्ट्रियलिस्ट तथा भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की चपेट में, उनकी जांच चल रही है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में संजय राउत को भी जांच के लिए ईडी द्वारा बुलाया गया है और उसे अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया है, रिमांड पर लिया गया है।
इस तरह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के से मिलता जुलता ये पीएमएलए का कानून मैंने आपको, जिसमें ईडी कार्रवाई करती है, संक्षेप में सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी कानूनी जानकारी निश्चित तौर पर इजाफा हुई होगी। इस चैनल के माध्यम से मैं भिन्न भिन्न विषयों पर हर रोज नए नए वीडियोस लाकर आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आपका स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।